So, hello people, this is the channel CATV and in this video we are going to do the amendments that come in May 21. अभी तो कोई अमेंडमेंट्स नहीं है पर मई 21 में अमेंडमेंट्स थे। मई 21 में अमेंडमेंट्स जैसे कि एक तो हमारा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट था, वो तो हम करेंगे। बाकी दूसरे और भी कुछ थ्योरी पोर्शंस थे। सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करने के लिए चार्ट्स क्या होते हैं, वो थे लाइन चार्ट, बार चार्ट, जापानीज़ कैंडलस्टिक चार्ट। ऐसा लाइन चार्ट, बार चार्ट और जापानीज़ कैंडलस्टिक चार्ट। लाइन चार्ट में क्या होता है, चार्ट्स बनते हैं, इधर भी चार्ट्स बनते हैं, पर चार्ट्स में लाइन यूज़ टू कनेक्ट द सक्सेसिव डेज प्राइस। क्या ये है, कल ये प्राइस हुई, कल ये प्राइस हुई, ऐसा लाइन चार्ट हो गया। लाइन चार्ट में क्या होता है, एक तो लाइन्स होती है, डॉट्स होते हैं। डॉट्स प्राइस को डिनोट करते हैं और लाइन्स उनको कनेक्ट करता है। और क्या लिखा हुआ है, क्लोजिंग प्राइस ऑफ ईच पीरियड। ओके, जो हम बोल रहे थे प्राइसेस, ये प्राइसेस सारे क्लोजिंग प्राइस है, हाईएस्ट प्राइस भी नहीं। क्लोजिंग प्राइस ऑफ ईच पीरियड इज प्लॉटेड एज अ पॉइंट। तो लाइन और ये पॉइंट, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये पॉइंट है, ये क्लोजिंग प्राइसेस है। तो लाइन क्या होता है, कनेक्ट दी क्लोजिंग प्राइसेस ऑफ सक्सेसिव डे। दिस पॉइंट्स आर जॉइंड बाय अ लाइन। ये जो पॉइंट्स है लाइन से जॉइन होती है और एक चार्ट बनता है। और ये पीरियड है, जैसे कि आप समझो पीरियड क्लोजिंग, देखो पीरियड वाइज बनता है, तो क्लोजिंग फॉर ईच पीरियड इज प्लॉटेड एज पॉइंट। डे भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है। बार चार्ट की बात करें तो वर्टिकल बार जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है, वर्टिकल बार रिप्रेजेंट करता है लोएस्ट टू द हाईएस्ट प्राइस विद अ शॉर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन। देखो वर्टिकल बार, ये जो वर्टिकल बार रिप्रेजेंट करता है लोएस्ट टू द हाईएस्ट प्राइस, लोएस्ट टू हाईएस्ट प्राइस विद अ शॉर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, जो प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द बार, जो बार से निकल रहा है, जो रिप्रेजेंट करता है बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस फॉर अ पीरियड। कि ये हमारा ओपनिंग प्राइस था, ये हमारा क्लोजिंग प्राइस है, इतना फ्लक्चुएट हुआ वो, पर इस पे बंद हुआ, ऐसा। तो बार चार्ट में वर्टिकल लाइन जिसको हम बार बोलते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है लोएस्ट टू हाईएस्ट। तो ये लोएस्ट बताता है कि इतना से इतना लो हुआ था और इतना हाई हुआ था। तो लोएस्ट, हाईएस्ट और ओपनिंग क्लोजिंग एक लाइन सब बता देता है। ये लोएस्ट, ये हाईएस्ट, ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग, राइट। मतलब एक तरीके से एक ही लाइन इतना कुछ बता देती है। फिर जापानीज़ कैंडलस्टिक चार्ट, एक अपन ने पढ़ा लाइन चार्ट, जो कनेक्ट करती है, जो लाइन जो कनेक्ट करती है सक्सेसिव पॉइंट्स को, एंड सक्सेसिव पॉइंट्स आर शोइंग द क्लोजिंग प्राइस ऑफ ईच डे ऑफ ईच पीरियड। रहता है जापानीज़ फिर आता है बार चार्ट में एक वर्टिकल लाइन होती है जो शो करती है लोएस्ट टू द हाईएस्ट, एंड एक हॉरिजॉन्टल, शॉर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो शो करती है ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस। जापानीज़ कैंडलस्टिक चार्ट जो मोर विजुअलाइज द ट्रेंड एज चेंज इन द ओपनिंग। अब देखो जापानीज़ कैंडलस्टिक चार्ट में एक तो होता है ब्लैक एंड वाइट कैंडलस्टिक। क्या बोला, दिस चार्ट मोर विजुअलाइज द ट्रेंड एज चेंज इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ये कलर्स आप इंडिकेट कर सकते हो। सबसे पहले तो ब्लैक कैंडलस्टिक और वाइट कैंडलस्टिक। जैसे ये है हमारी ब्लैक कैंडलस्टिक्स, ये ब्लैक कैंडलस्टिक, रेड मत बोलते ना, ऑरेंज मत बोलना। ब्लैक कैंडलस्टिक इंडिकेट करती है कि जो क्लोजिंग प्राइस है ना, ये लोअर है देन द ओपनिंग प्राइस, एंड द वाइट कैंडलस्टिक्स इंडिकेट द अपोजिट की क्लोजिंग प्राइस तो हायर थी, तो ब्लैक लोअर बताती है। तो मतलब ब्लैक एक तरीके से ऊपर से नीचे ऐसा पढ़ना है, वाइट नीचे से ऊपर ऐसा पढ़ना है, तो वहाँ पे क्लोजिंग हाई है। वाइट कैंडलस्टिक अपोजिट बताती है। तो जो वाइट कैंडलस्टिक्स है वो इंडिकेट करते हैं बुलिश, ब्लैक बियरिश। अब जो लोएस्ट और हाईएस्ट प्राइस है, जैसे अपन उधर पढ़ रहे थे, वो भी बाहर से पता चलता है। एंड ओपनिंग क्लोजिंग ये रेक्टेंगुलर से, ओके। मतलब वैसे ये है कि छोटी लाइन इन द सेंस ऐसा छोटा लाइन निकालने से उन्होंने ऐसा कर दिया
कि इसको इधर से उधर पढ़ते हैं, इसको ऊपर से नीचे पढ़ते हैं, ब्लैक कैंडल स्टिक से, और क्लोजिंग प्राइस लोअर है। फिर ये जो है वाइट रेक्टेंगल और ये, तो ये देखो ओपनिंग क्लोजिंग ये बताते हैं। अगर नीचे से है तो ये ओपनिंग क्लोजिंग या ये ओपनिंग क्लोजिंग, और फिर लोएस्ट एंड हाईएस्ट प्राइस जो है वो रेक्टेंगुलर बार से दिखाते हैं। ये लोएस्ट हाईएस्ट ओपनिंग क्लोजिंग इन द सेंस, लोएस्ट हाईएस्ट हमने देख लिया। ओपनिंग क्लोजिंग जैसे ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग, ये ओपनिंग, देखो ये क्लोजिंग है तो यहाँ से ओपनिंग हुआ, ओपनिंग और क्लोजिंग, ये क्लोजिंग हुआ, और यहाँ से ओपनिंग, ये क्लोजिंग, राइट, समझ रहे हो। फिर ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग, मतलब ब्लैक में नीचे वाइट में ऊपर। तो अपने बड़ा लाइन चार्ट, सक्सेस लाइन कनेक्ट करते सक्सेसिव डे प्राइसेस को फॉर अ पीरियड। बार चार्ट हो गए, वर्टिकल लाइन, एक हो गया हमारा पर्टिकुलर जापानीज कैंडल स्टिक, पॉइंट एंड फिगर चार्ट। तो पहले यही यूज़ होता था, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है लाइन और बार चार्ट से। ये रिवर्सल डिटेक्ट करने में काम आता है। तो प्लॉटिंग करना जो पॉइंट एंड फिगर चार्ट जो भी है, फर्स्ट डिसाइड दी बॉक्स साइज। पहले बॉक्स साइज डिसाइड करो, फर्स्ट डिसाइड दी बॉक्स साइज एंड द रिवर्सल क्राइटेरिया। खैर आपको तो ये बताना है कि ये कॉम्प्लेक्स है, और क्रिएशन ऑफ बॉक्स एंड रिवर्सल क्राइटेरिया। पहले तो ये पॉइंट एंड चार्ट पहले तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे बॉक्स होते हैं। ये रिवर्सल्स को डिटेक्ट करते हैं, बहुत सारे बॉक्स होते हैं। तो पॉइंट एंड फिगर चार्ट सबसे पहले बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, राइट। रिवर्सल डिटेक्ट करते हैं इन अ ट्रेंड, तो कॉम्प्लेक्स डिटेक्ट रिवर्सल। अगर रिवर्सल भी ट्रेंड में हो, डिटेक्ट रिवर्सल इन अ ट्रेंड। बहुत सारे बॉक्सेस रहते हैं, हर बॉक्स की वैल्यू रहती है, राइट। चलो फिर कुछ सिक्योरिटी वैल्यूएशन में है, टर्म स्ट्रक्चर थ्योरी, राइट। 1 सेकेंड, टर्म स्ट्रक्चर थ्योरी क्या है? ये एक्सप्लेन करता है रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड यील्ड एंड डिफरेंट टर्म और मैच्योरिटी। तो यील्ड, राइट, परसेंट का मैच्योरिटी से क्या लेना देना, ये बताता है, रिलेशनशिप बताता है। तो कुछ बहुत सारी थ्योरीज है। पहली थ्योरी, ये जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट होते हैं ना, 1 सेकेंड, पहली थ्योरी एक्सपेक्टेशन थ्योरी। टर्म स्ट्रक्चर थ्योरीज में एक्सपेक्टेशन थ्योरी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। देखो परसेंटेज है और ईयर है, तो मैच्योरिटी कम की भी हो सकती है, ज़्यादा की भी हो सकती है, राइट। तो अब देखो कम की ज़्यादा की, तो एक तो लिक्विडिटी हो गया और एक एक्सपेक्टेशन। सबसे पहले एज पर दिस थ्योरी को देखते हुए, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट कैन बी यूज टू फोरकास्ट शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट हम उसको यूज़ करेंगे शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट को पता करने के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट माना जाता है अनबायस है। देखो जो लॉन्ग टर्म है वो अनबायस है, वो रिलेशनशिप हो और भले ही ये इंटरेस्ट क्यों ना हो, तो एक अनबायस एस्टिमेटर है ऑफ द शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट इन फ्यूचर। तो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट हेल्प्स टू डिटरमाइन, कैन बी यूज टू डिटरमाइन शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट। लिक्विडिटी प्रेफरेंस, इस थ्योरी के मुताबिक इन्वेस्टर तो रिस्क एवर्स है, इनको प्रीमियम चाहिए, रिस्क के लेने के लिए इनको प्रीमियम चाहिए। तो ठीक है ना, इसलिए तो अपन देखते ही है ना, रिस्क ज़्यादा है, प्रीमियम ज़्यादा है। अब लॉन्ग टर्म बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट रिस्क, ओके, ले तक ये बोल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। ऐसा लॉन्ग टर्म बॉन्ड जिसका हायर इंटरेस्ट रेट रिस्क है, क्योंकि हायर मैच्योरिटी है, हैंस जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट है वो प्रीमियम पे रहते हैं। क्योंकि लॉन्ग टर्म, अब देखो हायर इंटरेस्ट, हायर मैच्योरिटी, राइट। तो हायर इंटरेस्ट हायर मैच्योरिटी मतलब ये प्रीमियम। फर्दर पीपल प्रेफर लिक्विडिटी। अब पीपल तो लिक्विडिटी प्रेफर करते हैं और इनको लिक्विडिटी पसंद है। और अगर हम इनको बोले कि फोर्स टू सेक्रीफाइस, इनको बोले कि आप सेक्रीफाइस करो द सेम फॉर अ लॉन्गर पीरियड, तो बोलेंगे कि हमको हायर कंपनसेशन दो, हमको लिक्विडिटी चाहिए रहती है। तो फोर्स टू करा उनको सेक्रीफाइस करने के लिए फॉर अ लॉन्गर पीरियड, दे नीड अ हायर कंपनसेशन फॉर द सेम। एंड एज पर दिस थ्योरी नॉर्मल शेप ऑफ अ यील्ड कर्व इज अ पॉजिटिव स्लोप्ड वन। तो पहला बोल दिया कि इन्वेस्टर है ना,
रिस्क एवर्स है, रिस्क एवर फट्टू है। फट्टू है, इसको रिस्क देने के लिए प्रीमियम, देखो दो चीज़ें, एक तो रिस्क देना और प्रीमियम से सेक्रीफाइस करवाना। तो सबसे पहले इनको प्रीमियम चाहिए, और लॉन्ग टर्म बॉन्ड इनको प्रीमियम चाहिए। सबसे पहले तो ये फट्टू है, दे वांट अ प्रीमियम फॉर टेकिंग रिस्क। इनको रिस्क दे रहे हो ना आप, तो इनको प्रीमियम चाहिए। लॉन्ग टर्म बॉन्ड हैव हायर इंटरेस्ट रेट रिस्क, हायर मैच्योरिटी टाइप। अब इसलिए प्रीमियम पे हायर इंटरेस्ट रेट रिस्क, क्योंकि इस पर रिस्क ज़्यादा है, मैच्योरिटी ज़्यादा है, तो प्रीमियम ज़्यादा है। पर क्या है, पीपल प्रेफर लिक्विडिटी, और उनसे अगर लिक्विडिटी सेक्रीफाइस करवा रहे हो तो उनको फिर भी हायर कंपेंसेशन चाहिए। अगर उनको सेक्रीफाइस करवा रहे हो तो इनको हायर कंपेंसेशन चाहिए। हैंस एज पर दिस थ्योरी, नॉर्मल शेप ऑफ अ यील्ड कर्व इज़ अ पॉजिटिव स्लोप्ड वन। जाता है परफेक्ट हैबिटेट, अ प्रेफर्ड हैबिटेट थ्योरी। ये थ्योरी स्टेट करती है दैट दो एज पर द डिफरेंट, भले डिफरेंट इन्वेस्टर मे बी हैविंग डिफरेंट प्रेफरेंसेस, डिफरेंट इन्वेस्टर के पास डिफरेंट प्रेफरेंसेस है, शॉर्टर और लॉन्गर मैच्योरिटी पीरियड। तो डिफरेंट इन्वेस्टर डिफरेंट प्रेफरेंसेस। तो इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर डिपेंड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फंड फॉर डिमांड सप्लाई ऑफ फंड फॉर देयर बाय मैच्योरिटी पीरियड फॉर डिफरेंट मैच्योरिटी पीरियड। तो जैसे कि यील्ड कर्व का शेप इधर पॉजिटिव होता है, ये अपवर्ड होता है, राइट। अपवर्ड फॉलिंग फ्लैट तीन हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव, ये अपवर्ड फॉलिंग फ्लैट तीनों। तो देखो डिफरेंट इन्वेस्टर डिफरेंट प्रेफरेंसेस, कुछ प्रेफरेंसेस शॉर्टर मैच्योरिटी के, कुछ इन्वेस्टर बोलते हैं शॉर्टर मैच्योरिटी, कोई बोलता है लॉन्गर मैच्योरिटी। तो इनके खुद के प्रेफर्ड हैबिटेट है। इसलिए इंटरेस्ट रेट सबसे पहले ये बात करते हैं, क्लियर कर वो बात करते हैं डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फंड फॉर डिफरेंट मैच्योरिटी पीरियड। ये डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फंड पे बात करते हैं। इंटरेस्ट रेट तो ऐसे ही डिसाइड होता है, जिस मैच्योरिटी पीरियड के लिए सप्लाई ऑफ फंड ज़्यादा है तो ऐसे केस में वहाँ का इंटरेस्ट कम हो जाएगा। तो इंटरेस्ट रेट डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फंड के बेसिस पे होता है। ऐसा नहीं कि लॉन्ग टर्म में तो ज़्यादा, शॉर्ट टर्म में तो कम। उसमें वही है कि किसी एक पर्सन के प्रेफर्ड हैबिटेट से उसको पुल देम आउट, प्रेफर्ड हैबिटेट से उसको उसके प्रेफर्ड हैबिटेट से अगर बाहर खींच रहे तो उसके लिए उसको कंपेंसेशन पे करना पड़ता है, एंड दैट विल डिटरमाइन द शेप ऑफ यील्ड कर्व। इसलिए अब हम आते हैं आगे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में। अब समझो, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट एक नया कंसेप्ट है जो ऐड हुआ है। बॉन्ड जैसे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट से भी हम फाइनेंस रेज कर सकते हैं, राइट, और अपनी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं, और लेस देन 1 ईयर के लिए अवेलेबल होते हैं, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, टी बिल, कमर्शियल पेपर, ये सब। तो चलो हम इसमें पर्टिकुलर नोट्स बनाते हैं, वो इसके अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। एम लिमिटेड हैज़ टू मेक पेमेंट, उससे पेमेंट करना है 30 मार्च को, राइट, 80 लाख का, और अभी उसके पास कैश रखा हुआ है 31 दिसंबर को। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, एंड हैज़ डिसाइडेड। अब देखो इधर अपने को 3/12 ये मत करते रहना, ये मत करना, इधर डेट से करना। तो उसने डिसाइड किया कि इन्वेस्ट करते सफिशिएंट कैश बैंक COD में, और जब चाहिए रहेगा तो हम रिडेम्पशन करा लेंगे। तो वो यील्ड ऑफर कर रहा है 8% सिंपल इंटरेस्ट बेसिस पे। तो कितना अमाउंट इन्वेस्ट करें? अगर 80 लाख का पेमेंट करना है और ऐसा है तो कितना हम इन्वेस्ट करें? 91 डेज़ का इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं, 91 डेज़ का। तो ऐसा करो, डिस्काउंट कर लो, पहले 91 डेज़ का इंटरेस्ट फैक्टर निकाल लो। पहले हम इंटरेस्ट रेट निकालते हैं। देखो 8% है, डिवाइड बाई 365 इंटू 91 कर लेते हैं, ये 1.99% है। इसका फैक्टर निकाल लो, उसको मल्टीप्लाई करोगे 80 लाख से तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, जो इंटरेस्ट फैक्टर आएगा, राइट, जो इंटरेस्ट फैक्टर आएगा मतलब 1+ इंटरेस्ट, जैसे आई होता है तो 1+i आपका फैक्टर हो गया। तो इंटरेस्ट फैक्टर आया मतलब कि 80 लाख को डिस्काउंट कर लो, डिवाइड बाय 1+i कर लो, और इस तरीके से इतना इन्वेस्टमेंट आपको करना है। अब देखो जैसे अगला, RBI ने सोल्ड करा 91 डेज़ टी बिल, तो सोल्ड करा 91 डेज़ टी बिल। क्या लिखा हुआ है? RBI सोल्ड 91 डे टी बिल। वो 91 डे टी बिल सोल्ड कर दिए। फेस वैल्यू दे के रखा है 100, मैच्योरिटी दे के रखा है 91 डेज़, राइट, यील्ड दे के रखा है 6%, और इशू प्राइस दे के रखा है। तो ऐसा है कि फेस वैल्यू क्या होता है, ये जो टी बिल है ना, इशू प्राइस आपका डिस्काउंट पे ही रहेगा,
और रिडीम होगा फेस वैल्यू पे, ऐसा। तो रिडीम होगा फेस वैल्यू पे, इशू होगा डिस्काउंट पे। तो उसको ऐसा करेंगे कि इशू प्राइस और 91 डे इंटरेस्ट, इशू प्राइस प्लस 91 डे इंटरेस्ट इज इक्वल टू फेस वैल्यू। तो इशू प्राइस कैसे कि जैसे कि इशू प्राइस है प्लस हमारा पीरियोडिक इंटरेस्ट, राइट, इशू प्राइस प्लस पीरियोडिक इंटरेस्ट इज इक्वल टू फेस वैल्यू, ऐसा। तो इशू प्राइस प्लस पीरियोडिक इंटरेस्ट ऑन इशू प्राइस, तो इधर तो हमको इशू प्राइस ही निकालना है। तो जैसे इशू प्राइस हमारा एक्स है, तो एक्स प्लस पीरियोडिक इंटरेस्ट बाई 6% ऑफ एक्स, और 6% ऑफ एक्स 91 डेज़ के लिए 6 इंटू 91 डिवाइड बाई 365, तो 1.49%, 1. तो डिवाइड बाई 100 कर लो, राइट। तो इतना हो गया इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितने पे, इशू पे लगेगा ना। तो ये हो गया एक्स इशू प्राइस प्लस पीरियोडिक इंटरेस्ट 0.01495, ये अपन 4 ले लेते हुए है 0.0149, ओके 0.0150, ये लेते हैं 0.0150 एक्स इज इक्वल टू 100। तो इस तरीके से आपकी पूरी वैल्यू आ जाएगी एक्स। अब ऐसा है कि ये जो फेस वैल्यू है यही इसकी मैच्योरिटी वैल्यू, तो मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ टी बिल इज ऑलवेज फेस वैल्यू, क्योंकि डिस्काउंट पे इशू फेस वैल्यू पे रिडीम, और जब फेस वैल्यू पे रिडीम मतलब फेस वैल्यू इज इक्वल टू मैच्योरिटी वैल्यू। तो टी बिल जो है हमेशा डिस्काउंट पे इशू करते हैं, राइट। चलो, एक्स लिमिटेड इशू कर रहे हैं कमर्शियल पेपर एज पर द फॉलोइंग डिटेल। वही इशू की डेट 17 जनवरी 1998 और मैच्योरिटी की 17 अप्रैल, डेज दे के रखे, चलो दे के रखे, नंबर ऑफ डेज 90, इंटरेस्ट रेट 11.25% है। व्हाट विल बी द नेट अमाउंट रिसीव बाय कंपनी ऑन इशू ऑफ कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर इशू करा तो पैसे कितने आएंगे, बैंक इशू कर रही है कमर्शियल पेपर फंड रेज करने के लिए, लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो पैसे कितने आएंगे समझो। इंटरेस्ट रेट है 11.25%। What was the net amount received by the company on issue of commercial paper? Assume maturity value, face value to be 500 lakh। देखो सिंपल सी बात है कि आपने कुछ इशू करा था, राइट, ये आपने 17 जनवरी को किया, 90 डेज़ तक के लिए इशू करा, बाकायदा आपने उनको ये भी बोला कि 11.25% इंटरेस्ट देंगे पर एनम, एंड सामने से जो है फेस वैल्यू वो मिल रहा है 500 लाख। तो कायदे से 500 लाख को डिस्काउंट करना चाहिए, 11.25% है, तो पहले इसको 90 डेज़ में कन्वर्ट करो इंटरेस्ट को, और फिर डिवाइड बाय 100 भी करो, तो एक तरीके से आ जाएगा आपका इंटरेस्ट फैक्टर। अब जब आपका इंटरेस्ट फैक्टर मतलब कि आपने सबसे पहले तो इंटरेस्ट निकाला 90 डेज़ का, 90 डेज़ का इंटरेस्ट निकाल के 1 प्लस करके उसको मतलब कि इंटरेस्ट फैक्टर कर लिया। पहले वो इंटरेस्ट को आप डेसिमल में करोगे, फिर 1 प्लस करोगे, फैक्टर निकालोगे, मतलब डिस्काउंटिंग करना, सिंपल सी बात। ओके, सो अब देखो स्टार्ट करते हैं। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जिसकी फेस वैल्यू 100 है, राइट, फेस वैल्यू बोल दिया, अब वो इशू प्राइस निकालने का बोल देंगे। फेस वैल्यू 100 है, डिस्काउंट यील्ड 6% है, डिस्काउंट यील्ड की जगह इंटरेस्ट यील्ड भी बोलते हैं, तो भी बात वही होती है, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा था वहाँ पे इंटरेस्ट यील्ड लिखा हुआ था, यील्ड लिखा हुआ था। तो ठीक है, डिस्काउंट यील्ड 100 है, मैच्योरिटी 45 दिन में होगी। तो आपसे करंट प्राइस ऑफ इंस्ट्रूमेंट पूछ रहे हैं, मतलब एक तरीके से इशू प्राइस पूछ रहे हैं, कर लो। पहले 6% है, तो 6 को आप इंटू 45 डिवाइड बाई 365 कर लो, ये तो हुआ परसेंटेज, डिवाइड बाई 100 प्लस 1, वही कर लो आप, क्या फैक्टर निकाल के उसको डिवाइड कर लो, डिस्काउंटिंग कर लो, तो 99.26 आना चाहिए। ये 99.26 आने के लिए मैंने कैलकुलेटर के सारे फिगर ले लिए इधर। तो बेटर है कि हम ये अनसॉल्व क्वेश्चन नहीं करते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन तो रहेगा नहीं, करके भी क्या ही करेंगे। तो हम जो भी इतने सारे सॉल्यूशंस वाले क्वेश्चन हैं, ताकि आपको भी लगे कि यार देखो यार ये जो बोला है वो सही बोला गया है, राइट। तो ये फ्रेम टू क्वेश्चन नहीं करेंगे, फिर हमको जो क्वेश्चन है मिल जाएंगे आगे भी। अब आता है इफेक्टिव यील्ड। तो अभी आपने जो निकाला यील्ड, तो ठीक है ना, आप तो उसको पीरियोडिक कर लेते थे। यील्ड को आपने एक तो एनुअल यील्ड होता होगा, उसको अपन ने एडजस्ट करके उसको होल्डिंग पीरियड यील्ड कर रहे हो, अभी हमने यही करा। अब इफेक्टिव यील्ड ऐसा होता है कि फेस वैल्यू माइनस इशू प्राइस डिवाइड बाई इशू प्राइस, बड़ा माइनस छोटा डिवाइड बाई छोटा, ऐसा। और वही इशू प्राइस कम, फेस वैल्यू ज़्यादा। अभी जो हुआ होगा, ये जो बढ़ा, जैसे 3 महीने में इशू प्राइस 80 से फेस वैल्यू 100 हो गया, ये जो 20 बढ़ा, ये 3 महीने में बढ़ा। तो वही इसको एनालाइज करना, मतलब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारा
साल भर का आता है। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, उसमें आप ब्रोकरेज ऐड करो, सिर्फ इंटरेस्ट ही काफ़ी नहीं, ब्रोकरेज, रेटिंग चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी। तो जैसे अपन अकाउंट में BRS पढ़ते हैं, ब्रोकरेज, तो इधर BRS है, ब्रोकरेज, रेटिंग चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी, सबको पर एनम कर दूँ तो इस तरीके से कॉस्ट ऑफ फंड्स आ जाएगा। मतलब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ब्रोकरेज, इंटरेस्ट चार्ज, रेट ऑफ ड्यूटी, आपका ये हो गया कॉस्ट ऑफ फंड्स। ओके चलो, अब देखो हमने इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट समझा और फिर इसमें BRS, ब्रोकरेज, रेटिंग चार्जेस और स्टैम्प ड्यूटी पर एनम ऐड कर दो तो कैपिटल कॉस्ट ऑफ फंड्स आ जाएगा। अब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने निकाल लिया, तो अमाउंट ऑफ इशू है IP, पीरियड, तो देखो इशू प्राइस है, पीरियड है, रेट ऑफ डिस्काउंट है, डिस्काउंट रेट। अब डिस्काउंट रेट और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट अंतर है, राइट। अब डिस्काउंट रेट दे के रखा है तो आपने डिस्काउंट भी निकाल लिया कि चलो यार डिस्काउंट रेट दे के रखा है, साल भर का ही दे के रखा होगा, तो ऐसा करते अपन 6 महीने का पहले निकाला, ये 20% को 6 महीने का निकाला और डिस्काउंट का अमाउंट निकाला। तो CD इशू कितने पे हुआ होगा, 90 पे ही हुआ होगा। अब इफेक्टिव रेट टू द बैंक विल बी हावर कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ फॉलोइंग फार्मूला। डिस्काउंट रेट कभी नहीं होता, डिस्काउंट रेट कभी भी नहीं होगा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपने बाकायदा डिस्काउंट निकाला, राइट, तो इशू होगा 90 पे, एंड अब इफेक्टिव रेट क्या है, फेस वैल्यू तो 100, राइट, फेस वैल्यू 100 माइनस 90 डिवाइड बाई 90, ये कर लो। देखो अब ये जो आपने करा 100 माइनस 90 इंटू 100 करके फिर इसको ये भी कर दो, साल भर का डिवाइड बाई 6 इंटू 12, ये कर दो, ये 22.22 आया, ख़त्म। कैलकुलेट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम एज वेल एज टोटल कॉस्ट ऑफ फंड। अब देखो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट और टोटल कॉस्ट ऑफ फंड। अब इशू प्राइस और फेस वैल्यू दे के रखा है, इधर तो आपको निकालने की भी ज़रूरत नहीं, राइट। तो फेस वैल्यू माइनस इशू प्राइस डिवाइड बाई इशू प्राइस, 1 लाख माइनस 97350 डिवाइड बाई 97350, ये हमने करा इंटू 100 करा, ये हो गया हमारा। फिर डिवाइड बाई 3 इंटू 12 भी कर दो, तो 10.8889% जो भी है, 10.89 मान लेते हैं, 10.89% है ये पर एनम। अब ब्रोकरेज 0.125 3 मंथ के लिए, राइट, रेटिंग चार्जेस 0.5% 3 मंथ के लिए। अब जब उधर अगर इंटरेस्ट होता है 6% फॉर 3 मंथ, तो हम उसको ना क्या करते हैं कि 6% डिवाइड बाई 3 करते हैं, अगर हमको 3 महीने का निकालना हो, क्योंकि वो 6% हम पर एनम ही मानते हैं, हम इंटरेस्ट हमेशा पर एनम ही मानते हैं। पर ब्रोकरेज, रेटिंग चार्ज और स्टैम्प ड्यूटी, इसमें जो इंटरेस्ट दे के रखा है, क्या ये पर एनम है कि ये 3 महीने का ही है। ब्रोकरेज जैसे 0.125 है, तो 0.125 ये पर एनम ही है कि क्या है, तो देख लेते हैं। देखो ये 3 महीने का ही है, अगर 3 महीने का दे के रखे तो 3 महीने का ही है। स्टैम्प ड्यूटी, ओके, ये भी ऐसा ही है। तो ब्रोकरेज और स्टैम्प ड्यूटी में जो परसेंटेज होता है वो पर एनम का दे के रखते हैं। अब जैसे कि नोट में क्या हमने डाला कि जैसे ब्रोकरेज है 0.125% फॉर 3 मंथ, तो हमको ये बोलना है कि ये 3 मंथ का है, इसको पर एनम करो। तो ठीक है, ये तो हो गया हमारा। तो 10.8889 चला गया था, फिर उसको जो इन्होंने BRS सबको पर एनम करते हुए कर लिया। चलो कॉस्ट ऑफ फंड निकाल लिया। अब इसका भी दे के तो रखेंगे नहीं, क्या मतलब ये सब देखने का। इंटरप्राइज वैल्यू, ओके, इंटरप्राइज वैल्यू आ गया, तो ऐसा करते ना, ये इंटरप्राइज वैल्यू के पहले ये जो भी हमने करा है इसको ख़त्म करते हैं। इसको हम इंस्टीट्यूट के ओल्ड स्टडी मटेरियल, न्यू स्टडी मटेरियल और जो भी स्टडी मटेरियल के और भी क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। चलो ठीक है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के हमको क्वेश्चन आंसर्स मिल गए हैं, चलो करते हैं इसको। M लिमिटेड हैज़ टू मेक पेमेंट, ये जो M लिमिटेड है ना, इसको पेमेंट करना है। अगर आप ये शेड यूज़ कर रहे हो तो चैप्टर 12 में मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में आपको, चैप्टर 12 मिसलेनियस में आपको मिल जाएगा। M लिमिटेड हैज़ टू मेक अ पेमेंट, उसे पेमेंट करना है 30 मार्च को 80 लाख का, वही 784, ठीक है, हमने देख लिया था। 91 डेज़ T बिल का भी आ गया था, ओके, और ये कमर्शियल पेपर का भी हो गया था। हाँ, हमने ये क्वेश्चन नहीं किया था, स्टार्ट करते हैं। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जिसका फेस वैल्यू है 100, डिस्काउंट यील्ड है 6%, ये ऑब्वियस ही बात है पर एनम ही होगा, मैच्योर होगा 45 डेज़ में, हमको तो करंट प्राइस निकालना है। तो वही पहले आप 6% को क्या करोगे, इंटू 45 डिवाइड बाई 365 करोगे, या ये आपका आ गया पर्टिकुलर परसेंटेज, डिवाइड बाय 100 प्लस 1 एक फैक्टर बना लोगे, तो 1.0074 कर देते हैं। तो 100 डिवाइड बाई 1.0074, 99.26, हाँ, ये करंट प्राइस ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया, राइट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट, अभी आप बोलोगे कि यार ये तो डिस्काउंट यील्ड, तो डिस्काउंट यील्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, ये एक तरीके से इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहे हैं, राइट। तो पहले चलो हम पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, इफेक्टिव भी नहीं, पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं।
अभी 99.25 है, 99.26 से पहले 99.25 बोल दिया, ठीक है। तो फेस वैल्यू है 100 माइनस 99.25 डिवाइड बाई 99.25 इंटू 100। अब इसको इंटू 12/n मत करना, अब इतना ही करो। ओके, इसको करा भी है, ओके इसको करा भी है। तो डिवाइड बाई 45 इंटू 360 इस तरीके से किया तो 6.045% आया। ओके, तो हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाला, पर इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट को तो इन्होंने एनुअलाइज करा, राइट। ओके, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने पर एनम का बोला। अब इफेक्टिव एनुअल रिटर्न क्या है? ओके, इफेक्टिव एनुअल रिटर्न इन्होंने इसको और भी और क्रिस्प करते हुए इन्होंने बोला कि इसको कंपाउंडिंग करो। क्या आप ये क्यों कर रहे हो 12/n? ये तो बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड हो गया। इफेक्टिव एनुअल यील्ड, इफेक्टिव एनुअल रिटर्न, तो आप तो कंपाउंडिंग करो इन द सेंस कि आपका जो 6.045% है ये आपका इधर इधर इन्होंने 360 डेज लिए। ओके यार, इधर बोल किया था 360 डेज। तो चलो सबसे पहले हम करंट प्राइस ऑफ इंस्ट्रूमेंट वापस से निकालते हैं। तो 6 इंटू 45 डिवाइड बाई 360, 1 सेकेंड, ये 0.75, ये 0.75% हो गया। अब 0.75% डिवाइड बाई 100 करो, प्लस 1 करो, डिवाइड इक्वल टू इंटू पर्टिकुलर। सो ये है 99.2555, ये आया। तो ठीक है, आपने इस तरीके से बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड निकाल लिया। अब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इधर आप मल्टीप्लाई बाय 8 नहीं करोगे, इधर आप पावर में 8 करोगे, राइट। तो जैसे कि आपका 45 दिन का जो इंटरेस्ट है वो 0.75%, 0.7556 आया था, तो डिवाइड बाय 100 करो। ठीक इस तरीके से आप इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कंपाउंडिंग, जहाँ पे कंपाउंडिंग करनी है आप कंपाउंडिंग कर लोगे। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडिंग से ही आएगा, बट आप समझो कि जब ये ब्रोकरिंग चार्ज और रेटिंग चार्ज और स्टैम्प ड्यूटी जो मैं आपको बोल रहा था BRS, उधर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ना, मतलब इधर आपका 12/3, मतलब इधर आप सिंपल तरीके से भी करोगे तो आ जाएगा। यू कंपाउंडिंग करनी रहती है, पर BRS वाले क्वेश्चन में अगर आपको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो आप इंटू 4 कर दो इंस्टेड ऑफ पावर में 4 करने के, राइट। तो आप होल्डिंग पीरियड यील्ड निकालो और होल्डिंग पीरियड को कर दो आप इंटू 4 की जगह पावर में 4। देखो यार, ऐसा कुछ ज़्यादा टफ कंसेप्ट नहीं थे। मैं वो क्वेश्चन को बीच में रोकना पड़ा क्योंकि कुछ सर्कमस्टांसेस के कारण मुझे वो आगे बढ़ना पड़ा। बट मैं आपको बता दूं कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए आपको पहले होल्डिंग पीरियड यील्ड आगे ना निकालते हैं, मतलब कि कैसे वो फेस वैल्यू माइनस इशू प्राइस डिवाइड बाई इशू प्राइस इंटू 100, ये होल्डिंग पीरियड निकाल दिया। अब होल्डिंग पीरियड निकालने के बाद ना ये नाटक कर रहे हैं। ये जो BRS वाले क्वेश्चन है ना, ब्रोकरेज, स्टैम्प ड्यूटी, इधर होल्डिंग पीरियड को इंटू 4 करके ये एनुअलाइज निकाल रहे हैं एंड देन तीनों पर एनम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। होल्डिंग पीरियड यील्ड को मल्टीप्लाई करके 4 से ये पर एनम निकाल लिया, फिर इनको भी पर एनम ऐड करके इस तरीके से उन्होंने बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड निकाला। अब सी बाकी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंपाउंडिंग होनी चाहिए। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में अपन इस टाइप के क्वेश्चन में नहीं करेंगे। चलो कमर्शियल पेपर वाला क्वेश्चन करते हैं कि Z ने इशू करा कमर्शियल पेपर 10 करोड़ का एज पर द फॉलोइंग डिटेल, कि इशू है 16 जनवरी को, मैच्योरिटी है 17 अप्रैल को, 91 डेज़ है, इंटरेस्ट रेट 12.04% है। अब कैलकुलेट द नेट अमाउंट रिसीव बाय द कंपनी, कि कितना कंपनी को नेट अमाउंट मिला CP इशू करके, 1 सेकेंड, CP इशू करके, तो इशू करे 10 करोड़ के कमर्शियल पेपर। देखो यार, सिंपल सी बात है, अब इशू करा, राइट। यू अपन देखते फेस वैल्यू, इशू प्राइस, ये सब करते हैं। तो 10 करोड़ के अपने कमर्शियल पेपर इशू करे, राइट। पर ये इशू करोगे तुम 10 करोड़ के, पर इसमें इंटरेस्ट भी तो है ना, वो इंटरेस्ट आपको माइनस करना पड़ जाएगा। आप इशू कर रहे हो, सामने वाला आपके कमर्शियल पेपर लेके आपको पैसे दे रहा है, पर आपको माइनस करना पड़ जाएगा उसमें इंटरेस्ट वाला फैक्टर। तो इसको इशू प्राइस से नहीं कंसीडर करते हुए एक नॉर्मल तरीका देखें कि हमने चलो 10 करोड़ के दिए 91 डेज़ के लिए, तो हम सिस्टमेटिकली 10 करोड़ पे 91%। अब ये जो लिखा हुआ है ना, इशू विथ फॉर 10 करोड़, सबसे पहले तो आप 91 डेज़ का इंटरेस्ट निकाल लो और इधर 365 डेज़ लेना, जब तक नहीं बोले तब तक 365 डेज़, राइट। तो आपका 3.001 आ रहा है और डिवाइड बाय 100 + 1 करोगे तो आपका इंटरेस्ट फैक्टर आ जाएगा। इसको डिवाइड कर दो, मतलब कि डिस्काउंट करो 10 करोड़ से, तो आपका आएगा 97085,725 ऐसा। तो मतलब अगर ये कमर्शियल पेपर इशू कर रहे हैं वॉट 10 करोड़, तो ये समझो ये 10 करोड़ इनकी फेस वैल्यू है, तो आपने डिस्काउंटिंग करी उससे आपका हो जाएगा। अब देखो सिंपल से, चलो जैसे कि अब अपना अगला क्वेश्चन है कि AXY इज़ एबल टू इशू कमर्शियल पेपर। अब देखो इशू कमर्शियल पेपर 50 लाख के एवरी 4 मंथ,
12.5% है, आप 4 महीने का रेट निकाल लोगे। द कॉस्ट ऑफ प्लेसमेंट ऑफ कमर्शियल पेपर, अब कमर्शियल पेपर का प्लेसमेंट 2500 पर इशू। एक्स वाई इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द क्रेडिट, आपको 1.5 लाख का बैंक बैलेंस भी रिक्वायर्ड टू मेंटेन क्रेडिट ऑफ 1.5 लाख इन बैंक बैलेंस। द एप्लीकेबल इनकम टैक्स रेट है 30%। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ फंड आफ्टर टैक्स, ये कॉस्ट ऑफ फंड, अब देखो कॉस्ट ऑफ फंड भी अपन ने पढ़ा था, उसमें सिर्फ अपन ने BRS देखा था। टू एक्स वाई क्या होगा फॉर CP इशू, मैच्योरिटी ऑफ CP इज़ 4 मंथ, 4 मंथ की मैच्योरिटी दे के रखी है। अब यार देखो ये 50 लाख का कमर्शियल पेपर, अभी अपन तो डिस्काउंट पे डिस्काउंटिंग करके हम अभी वैल्यू निकाल रहे थे अपनी। अब देखो समझो इसमें उन्होंने क्या बेवकूफ़ी करी भाई। जेड लिमिटेड ने इशू करे कमर्शियल पेपर वर्थ 10 करोड़। एक होता है कि कंपनी ने इशू करे कमर्शियल पेपर ऑफ ₹50 लाख। अब इधर क्या हमने डिस्काउंटिंग करी थी, हमने ये माना था कि 10 करोड़ के वर्थ का है तो ये फेस वैल्यू है, तो कायदे से हम इसको भी फेस वैल्यू ही मानेंगे। इसकी हमने डिस्काउंटिंग इसलिए करी क्योंकि और कोई दूसरे चार्जेस नहीं थे। तो हमने क्या किया, क्या ये 10 करोड़ है, इस 10 करोड़ का पहले 91 डेज का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। देखो मैं डिस्काउंटिंग के अलावा का तरीका बता रहा हूँ कि 12.04 है इंटू 91 डिवाइड बाई 365, ये 3.01% आया, राइट, ये परसेंट आया। डिवाइड बाय 100 मतलब कि ये परसेंट को डेसिमल में ले गया, इंटू 10 करोड़ करा हमने, राइट। ये हो गया हमारा पर्टिकुलर इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट हुआ, राइट। तो देखो 10 करोड़ था हमारे पास, 10 करोड़ था, फिर हमने 12.04 इंटू 91 डिवाइड बाई 365 करा, ये 3.001 जो भी परसेंट आया। हमने ये माना क्योंकि फेस वैल्यू है, ये बात का है, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड होगा, राइट, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड होगा, तो ये 103% होगा। ये जो होल्डिंग पीरियड का परसेंटेज आया ये 103% होगा। तो आप देखो कि 10 करोड़ को डिवाइड बाई 103% करो, आपको आंसर आ जाएगा। पर यही कंसेप्ट अगर आप इधर लगा रहे हो तो इधर नहीं लगेगा, इधर नहीं लग रहा। इधर जब पहले तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, जैसे कि लिखा हुआ है 12.5%, राइट। ये 12.5% का आपने 4 मंथ का निकाला, इंटू 4 डिवाइड बाई 12, ये आपने करा 4.16। अब ये जो 4.16% है, ये 4.16 से ये जुड़ा होगा 50 लाख में, मतलब कि 4.16 प्लस 100 104.16% ये परसेंटेज है, राइट। तो इस तरीके से 48 लाख होना था, पर इन्होंने वैसे नहीं किया, इन्होंने इस पर कैलकुलेट कर लिया, ये बेवकूफ़ी करी इन्होंने 4B और 4C में आपको ये डिफरेंस दिखेगा। चलिए जैसा कर रहे हैं हम उसको वैसे ही मान लेते हैं अभी तो, क्या ये इन्होंने 50 लाख पे कैलकुलेट कर लिया, तो ये इनका इंटरेस्ट आया। सबसे पहले ये इनका इंटरेस्ट आया, तो इंटरेस्ट इनका वैल्यू में आ गया। ये इंटरेस्ट को इन्होंने माइनस करा, क्योंकि अगर आपको पता हो कि 50 लाख में से इन्होंने माइनस करा, फिर जो इशू एक्सपेंसेस है पर इशू वही माइनस करा, और जो मिनिमम बैलेंस है वही माइनस करा, राइट। और अब देखो इन्होंने क्या किया, इसका मतलब ये होता है कि कितना आपको अमाउंट रिसीव होगा, क्योंकि आपको बैलेंस मेंटेन करना है ना। तो एप्लीकेबल इनकम टैक्स रेट 30% है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ फंड आफ्टर टैक्स, तो कॉस्ट ऑफ फंड आफ्टर टैक्स क्या होगा फॉर कमर्शियल पेपर इशू। तो बाकायदा इन्होंने इशू प्राइस में से इंटरेस्ट, इशू एक्सपेंसेस माइनस करते हुए, मिनिमम बैलेंस माइनस करते हुए एक पर्टिकुलर फंड आया इनका। अब कॉस्ट ऑफ फंड इनको निकालना है। अब कॉस्ट ऑफ फंड उन्होंने कैसे निकाला कि जो एक्सपेंसेस थे, एक्सपेंसेस इंटरेस्ट का एक्सपेंसेस और इशू एक्सपेंसेस, ऑब्वियस सी बात है मिनिमम बैलेंस तो आएगा नहीं, उसको आफ्टर टैक्स करा, डिवाइडेड बाय जो वैल्यू आई थी 50 लाख में से इंटरेस्ट, एक्सपेंसेस एंड मिनिमम बैलेंस माइनस करके जो वैल्यू आई थी, उस वैल्यू को डिवाइड करके उसको एनालाइज करके कॉस्ट ऑफ निकाला, कॉस्ट ऑफ फंड। आप सॉल्यूशन देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो कुछ बेवकूफ़ी आपको रटनी पड़ेगी। ओके, वंडरलैंड लिमिटेड हैज़ एक्सेस कैश, इनके पास एक्सेस कैश है 20 लाख, विच इट वांट टू इन्वेस्ट इन शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना है। अब उस इन्वेस्टमेंट में एक्सपेंडिचर लग रहा है 50,000 का। सिक्योरिटीज़ विल हैव एन एनुअल यील्ड, तो इन्वेस्ट करना है शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ में ना, वो सिक्योरिटीज़ जिसमें एनुअल यील्ड इतना है। कंपनी सीक योर एडवाइस एज टू पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट एज टू अर्न अ प्री टैक्स इनकम, कि कितना हम इन्वेस्टमेंट करें कि प्री टैक्स इनकम 5 लाख रहे, 5% रहे, राइट। एक मिनट, तो ये यील्ड 9% है तो सही। पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट एज टू अर्न अ प्री टैक्स इनकम 5%, जब तुम्हारे पास एक्सेस कैश रखा हुआ है, राइट, 20 लाख का। तो देखो
एज ए पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट एज टू अर्न 1 सेकेंड, कितने पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करें ताकि प्री टैक्स इनकम अर्न करे 5%। सबसे पहले आपको प्री टैक्स इनकम लानी 5%, मतलब आपको इनकम 1 लाख लानी है। ये जो 1 लाख है तो मतलब समझ रहे हो 20 लाख पे आपने इन्वेस्टमेंट किया, 20 लाख का 9% है, राइट। तो देखो सिंपल सी बात है कि 20 लाख एक्सेस कैश है, उसका 9% है, तो 20 लाख का 9% है। अब पीरियड x/12 हम कर देते हैं और ये गाड़ी चले जाए तो आपको आवाज़ अच्छी आ जाएगी रुको, इंटू x/12 ये हो गया, राइट। अब माइनस करो 50,000 इक्वल टू 1 लाख, ये इक्वेशन बन जाती है। अब पीरियड निकाल लो, ईजी है, राइट। इस तरीके से हमने निकाला, इस आपका मिनिमम पीरियड आ गया, इधर मंथ में निकाल लिया, नहीं 10 मंथ आया पीरियड। अब मिनिमम पीरियड फॉर अ कंपनी टू ब्रेक इवन द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का ब्रेक इवन। तो देखो 1 सेकेंड, 10 मंथ इन्वेस्ट करा आपने तो 1 लाख आपका, 10 मंथ इन्वेस्टमेंट पे 1.5 लाख की इनकम हुई, मतलब कि एक्सपेंडिचर था ना, एक्सपेंडिचर को काटने के बाद 1.5 लाख। तो ऐसे 3 मंथ देखो ना, नहीं ऐसे में अगर 50,000 ही मेरे को कवर करना है तो 10/3 3.33। अगर तुमको ऐसा नहीं जम रहा हो तो 20 लाख का 9% इंटू x/12 कितना हो कि 50,000 कवर हो जाए। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। अब देखो अगला क्वेश्चन आता है हमारा रीपर्चेस ऑप्शंस के ऊपर। बैंक ए एंटर हुई है इन रेपो। तो देखो भाई रीपर्चेस एग्रीमेंट क्या होता है समझो। एक नॉर्मल तरीका ये होता है बैंक का कि यार वो सिक्योरिटीज़ इशू करती है एंड वो पैसे रेस करती है, यही होता है। एक कंपनी, जो भी एक कंपनी है, टी-बिल इशू कर दिया, फंड रेस कर दिए, पर इधर बैंक भी ऐसे ही करती है, पर इधर साइमल्टेनियसली एक और कॉन्ट्रैक्ट करती है कि देखो मैंने आपसे पैसे तो ले लिए, अब मेरा जब काम हो जाएगा तो एक रीपर्चेस एग्रीमेंट एक और है कि मैं आपको पैसे रिटर्न कर दूंगा परचेस करके सिक्योरिटीज़। तो सेल करा है, अब वो सिक्योरिटीज़ को रीपर्चेस, सिक्योरिटी को एग्री टू रीपर्चेस द सेम, जो आपको सेल करा आपसे रीपर्चेस करूँगा, राइट। एक स्पेसिफाइड डेट टाइम के बाद, एक स्पेसिफाइड टाइम के बाद एंड स्पेसिफाइड प्राइस पे, जिसमें इंटरेस्ट भी शामिल रहेगा, क्योंकि मैंने आपको सेल करा, इशू सिक्योरिटी इशू करे, आपने को पैसे दिए, अब मैंने आपके पैसे का यूज़ करा, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ सिक्योरिटीज अपनी परचेस करके। तो जो रीपर्चेस कर रहा हूँ, राइट, सेल करा रीपर्चेस कर रहा हूँ, तो ऐसे केस में इसमें इंटरेस्ट शामिल होगा, राइट। तो देखो आप जी एग्रीमेंट में इसको जो है रेडी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी बोल देते हैं। एक होता है रीपर्चेस ऑप्शन और एक होता है रिवर्स रीपर्चेस एग्रीमेंट, एक होता है रेपो, एक होता है रिवर्स रेपो। अब रीपर्चेस एग्रीमेंट या रिवर्स रीपर्चेस, तो इसका मतलब एक ही है, मतलब कि रीपर्चेस, ठीक है, रीपर्चेस हमने वापस से परचेस किया, और रिवर्स रीपर्चेस, ठीक है। तब देखो इधर बैंक ए एंटर हुआ इन अ रेपो, क्या हो रहा है इधर समझो। बैंक ए एंटर इनटू रेपो, एक रेपो में एंटर हुआ फॉर 14 डेज विद बैंक बी कि सर वो मैं आपको सिक्योरिटी दे रहा हूँ, और मतलब बेचते समय ही रीपर्चेस एग्रीमेंट। तो देखो बैंक ए एंटर हुआ रेपो में विद बैंक बी, जिसमें वो अमाउंट दे रहा है और परचेस कर रहा है सिक्योरिटी। पर इसके पहले एक ट्रांजेक्शन ये हुआ होगा कि इसको सिक्योरिटी सेल करके उससे अमाउंट लिया होगा, ठीक है। तो एंटर हुआ रेपो में विद बैंक बी इन 10% GOI बॉन्ड्स 5.65 फॉर 8 करोड़। रेपो में हुए फॉर 14 डेज, एंटर इनटू अ रेपो फॉर 14 डेज विद बैंक बी इन 10% GOI बॉन्ड। तो अब किसका 10% GOI बॉन्ड 2028 एट 5.65 फॉर 8 करोड़। तो बैंक ए एंटर इनटू रेपो फॉर 14 डेज विद बैंक बी इन 10% GOI बॉन्ड, राइट। मतलब GOI बॉन्ड इशू करे, पैसा रेस करा, अब सिक्योरिटी वापस ले रहे एट 5.65% फॉर 8 करोड़। एज्यूमिंग दैट क्लीन प्राइस, इधर ये लिखना नहीं था, पर ये क्लीन प्राइस में कुछ एक्रूड इंटरेस्ट नहीं रहता। क्लीन प्राइस है 99.42 एंड इनिशियल मार्जिन है 2%, डेज ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट 262, डेज ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट 262 एंड यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन डर्टी प्राइस। तो पहले तो ये बोले डर्टी प्राइस निकालो, बहुत ईजी है। क्लीन प्राइस में एक्रूड इंटरेस्ट ऐड करो, डर्टी प्राइस आ जाएगा। अब समझो 10% GOI बॉन्ड है एट 5.65 फॉर 8 करोड़, राइट। तब देखो
10% लो, आपको 5.65 नहीं लेना है। 1 सेकेंड 10% लो, कन्फ्यूज़ मत होना, कूपन रेट लेना 5.65% नहीं, तुमको कूपन रेट लेना। तो आपने पीरियोडिक इंटरेस्ट ऐड करा, अब ये मतलब एक्रूड इंटरेस्ट आपने लिया 262 डेज़ का, कर लो, आप करो ऐड, ठीक है। इस तरीके से आपने डर्टी प्राइस निकाला। अब आता है रीपेमेंट ऑफ एट मैच्योरिटी, कि जब मैच्योरिटी हो रही है आप रीपेमेंट कर रहे हो, राइट, 14 डेज़ बाद आप रीपेमेंट कर रहे हो। अब इधर देखो, फर्स्ट लेग में सबसे पहले बोला स्टार्ट प्रोसीड। तो देखो इधर बोला बैंक ए एंटर इनटू रेपो फॉर 14 डेज विद बैंक बी 10% GOI एट 5.65% फॉर 8 करोड़। तो सबसे पहले ये बोल रहे हैं कि मैं आपके साथ रेपो में तो एंटर हुआ हूँ, ये GOI बॉन्ड 8 करोड़ के, ये GOI बॉन्ड मतलब कि मैं 8 करोड़ के GOI बॉन्ड के रेपो में आपसे एंटर हुआ हूँ। तो जब ये GOI बॉन्ड मैं आपको इशू करूँगा तो आप मेरे को पैसे मिलेंगे ना। ये 8 करोड़ को फेस वैल्यू से डिवाइड करो इनटू, अब सुनो, ये इतने यूनिट्स हो गए, एक्रूड इंटरेस्ट भी है, तो आपको 99.42 से डिवाइड नहीं करते हुए आपको 100 से डिवाइड करना है, आपको 99.42 से नहीं करना है, 100 से डिवाइड करके आप डर्टी प्राइस से मल्टीप्लाई करो, राइट, जो निकाला हमने। तो ये आपकी प्रोसीड्स है, बट वही बात है ना, इसको आपको 98% करना पड़ेगा इनिशियल मार्जिन काट के, तो 1 माइनस इनिशियल मार्जिन। चलो ये आपने पहले, आपके पास आ गया, पैसा आ गया, जिसमें 8 करोड़ के बॉन्ड थे जिसके साथ आप रीपर्चेस एग्रीमेंट में आए। तो पहले तो आपने इशू करा, बॉन्ड आया बाकायदा डर्टी प्राइस, राइट, डर्टी प्राइस को कंसीडर करके एंड देन इनिशियल मार्जिन काट के आपने निकाला। अब आप इनको पे कर रहे हो इंटरेस्ट के साथ। अब इधर आपका जो है 5.65 आएगा, मतलब कि एंटर हुए हैं 10% GOI बॉन्ड एट 5.65 फॉर 8 करोड़। तो जो 5.65 है ना, ये रेपो रेट है कि मैंने आपसे 14 दिन के लिए बोरो करा 5.65% पे। तो देखो ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का हमने ये पर्टिकुलर पोर्शन देखा। अब आती बात वेंचर कैपिटल इन्वेस्टिंग और मूविंग एवरेजेस और ये सब चीज़ें, इंटरप्राइज मेथड आती है, चॉप शॉप मेथड आती है, देन कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। ओके 1 सेकेंड, मनी मार्केट के तो सारे क्वेश्चन इधर ओवर हो जाते हैं, राइट, उसके अलावा कुछ क्वेश्चन ही नहीं है इसमें, ये वेंचर कैपिटल कहा जाता है, ठीक है। तो सी हम एक बार स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन देख लेते। जैसे कि देखो, बैंक ने री डिस्काउंट करा, अ कमर्शियल बिल फेस वैल्यू है 100 एट 15%, 2 मंथ विल फेच 97.5, फेस वैल्यू है, डिस्काउंट है, आपको क्या निकालना है, फेस वैल्यू है और इशू प्राइस है, निकाल लो, राइट, आप निकाल लो अब, ठीक है। और बाकी तो ये निकालने का तरीका हमने ये देख लिया था। देखो ये समझ लेते हैं कि कुछ इशू करा है, चलो, द अमाउंट ऑफ इशू 100, राइट, पीरियड है 6 महीने, डिस्काउंट है 20%। तो डिस्काउंट अमाउंट आ गया, मतलब ये सर ने ये जो पर्टिकुलर हमने जो क्वेश्चन किया था, ये डिस्काउंट अमाउंट निकाल लिया, कितना 20% है, तो 6 महीने का निकाल दिया। तो जो इशू हुआ होगा 90 पे हुआ होगा, तो इफ़ेक्टिव रेट क्या रहा, 100 माइनस 90 डिवाइड बाई 90, ऐसा का जैसे ऐसा ही होना चाहिए। तो देखो यही हुआ। उसके बाद इतने सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बट देखो इतने सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ले देखे ये सारे क्वेश्चन इधर इन्होंने कवर कर लिए हैं, तो हमें ये सब क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं, इसमें सब कुछ कवर है। तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के हमने क्वेश्चन तो देख लिए हैं और हमने अमेंडमेंट्स के भी पोर्शन देखे, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम और फर्दर क्वेश्चंस करेंगे। ओके, बाय।